कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक अंतरिक्ष यान है। कोई जादुई साइंस फिक्शन वाला मिलेनियम फैल्कन नहीं, बल्कि ऐसा असली अंतरिक्ष यान जिसे आज की समझ और तकनीक से हमारे जीवन काल में बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आकाश के हर तारे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने सौर मंडल के हर ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने सभी ग्रहों की यात्रा करने की एक बकेट लिस्ट बना ली हो। अब सवाल यह है कि उस सूची को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में सफर करने के लिए हमें ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत शक्तियों का सामना करना पड़ता है और अपने छोटे से अंतरिक्ष यान की क्षमताओं की अंतिम सीमा तक जाना पड़ता है। हर अच्छी यात्रा की तरह सबसे पहले हमें एक नक्शे की जरूरत होगी, लेकिन सौर मंडल का नक्शा उन नक्शों जैसा बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ दो जगहों के बीच सीधी दूरी नापना पर्याप्त नहीं होता। इसकी वजह है गति। सौर मंडल में हर चीज लगातार सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए यहाँ कोई सीधी रेखा नहीं होती, केवल घुमावदार रास्ते होते हैं। इस समय पृथ्वी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। बाकी सभी ग्रह भी अपनी अपनी अलग कक्षा और अलग गति से घूम रहे हैं। इसलिए जब हम किसी अंतरिक्ष यान को बृहस्पति की ओर भेजते हैं, तो हम वहां निशाना नहीं लगाते जहां बृहस्पति उस समय मौजूद है। हम वहां निशाना लगाते हैं जहां वो हमारे पहुंचने तक पहुंच चुका होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चलती हुई कार की पिछली सीट से किसी चलते हुए लक्ष्य पर डार्ट फेंकना। और मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, अंतरिक्ष यात्रा में आपके पास केवल एक ही मौका होता है। अगर निशाना चूक गया तो कई वर्षों की मेहनत और करोड़ों डॉलर का खर्च एक पल में बेकार हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में सबसे कीमती चीज है ईंधन। कल्पना कीजिए कि आपकी कार में केवल उतना ही पेट्रोल है जितना सबसे सही रास्ते से मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अगर आपने एक भी गलत मोड़ लिया या जरूरत से ज्यादा तेज या धीमे चले, तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ईंधन खत्म हो जाएगा। सुनने में तनावपूर्ण लगता है ना? हमारी नजर में तो अंतरिक्ष यान सीधी दिशा में उड़ रहा होता है, लेकिन वास्तव में वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यान खुद मुड़ता नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम को मोड़ देता है और उसी मुड़े हुए रास्ते पर हमारा यान आगे बढ़ता रहता है। जितनी ज्यादा ताकत से हम इंजन चलाते हैं, यान उतना तेज चलता है, ज्यादा ईंधन खर्च करता है और उसकी कक्षा उतनी ही बड़ी होती जाती है। यानी हम पृथ्वी से और दूर निकलने लगते हैं। लेकिन अगर हम गति कम कर दें, तो गुरुत्वाकर्षण हमें और जोर से अपनी ओर खींचने लगता है, और अगर गति बहुत कम हो जाए तो हमारी कक्षा सीधे पृथ्वी से टकराने वाली बन जाएगी। जाहिर है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए अब हमें अपनी गति और बढ़ानी होगी। जब हमारा अंतरिक्ष यान पृथ्वी की गति से लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज हो जाता है, तब वो आखिरकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह आजाद हो जाता है और हमारी अंतर्ग्रहीय यात्रा शुरू हो जाती है। अब सूर्य के मुकाबले हमारी कुल गति लगभग 1,50,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, लेकिन सफर अभी आसान नहीं हुआ। अब हम भी उन सभी ग्रहों, चंद्रमाओं, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की तरह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंध चुके हैं। यानी अब हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, बस बहुत बड़े पैमाने पर। चूंकि सौर मंडल का ज्यादातर हिस्सा एक ही समतल प्लेन में फैला हुआ है, इसलिए हमारे पास केवल दो दिशाएं हैं, या तो सूर्य की ओर या फिर सूर्य से दूर। लेकिन चाहे हम किसी भी दिशा में जाएं, हमारा रास्ता हमेशा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ता रहेगा। सीधी रेखा यहाँ भी नहीं मिलती, और पृथ्वी की तरह यहाँ भी हमारी दिशा केवल एक चीज तय करती है, हमारी गति। अगर हम तेज होंगे तो हमारी कक्षा बदल जाएगी, अगर हम धीमे होंगे तो रास्ता अलग हो जाएगा। अगर हमारा मकसद सिर्फ बिना दिशा के अंतरिक्ष में घूमना होता तो ये सब काफी आसान होता, लेकिन अगर हमें किसी खास ग्रह तक पहुंचना है और वहां जाकर उसकी कक्षा में स्थिर भी होना है, तो उसके लिए बेहद जटिल गणनाएं करनी पड़ती हैं। अब बातों से बेहतर है कि यात्रा शुरू की जाए। तो चलिए सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध की ओर चलते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि बुध
हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह होने के बावजूद इंसानों के लिए पहुंचने वाला सबसे कठिन ग्रह है। यही वजह है कि अगर हम बुध तक पहुंचने का तरीका सीख लें तो बाकी पूरे सौर मंडल की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। पृथ्वी से बुध की औसत दूरी लगभग 8 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन बुध सूर्य से केवल 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बहुत गहरे प्रभाव में रहता है। इसी वजह से बुध लगभग 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करता है। अब हमारी समस्या शुरू होती है। इस समय हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य के चारों ओर लगभग 1,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है। अगर हमें बुध तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें अपनी गति काफी कम करनी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की ओर जाने के लिए आपको तेज नहीं बल्कि धीमा होना पड़ता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अंतरिक्ष में यही नियम काम करता है। जैसे ही हम अपनी गति घटाते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। अब हमारा अंतरिक्ष यान धीरे धीरे सूर्य की ओर गिरने लगता है, लेकिन यही असली परेशानी भी बन जाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहे हैं। शुरुआत में आपकी गति कम होगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे पहुंचेंगे वैसे वैसे आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। सूर्य के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जितना हम उसके करीब जाते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण हमें उतनी ही तेजी से खींचता है। इसलिए शुरुआत में धीमे होने के बावजूद बुध के पास पहुंचते पहुंचते हमारा अंतरिक्ष यान लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। अब एक नई समस्या सामने आती है। अगर हमने फिर से अपनी गति कम नहीं की तो हम बुध के पास रुक ही नहीं पाएंगे। हम उसके सामने से सीधे निकल जाएंगे। यही समस्या नासा के मैरिनर 10 मिशन के साथ हुई थी। 1973 में लॉन्च किया गया ये यान केवल 5 महीने में बुध तक पहुंच गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो बुध की कक्षा में प्रवेश ही नहीं कर पाया। उसने उड़ते उड़ते जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकता था की और फिर आगे निकल गया। सैद्धांतिक रूप से हम इंजन चलाकर अपनी अतिरिक्त गति कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा ईंधन चाहिए कि कोई भी वास्तविक अंतरिक्ष यान उसे साथ नहीं ले जा सकता। इसी वजह से नासा को एक बिल्कुल नया तरीका अपनाना पड़ा। उस मिशन का नाम था मैसेंजर। अब सवाल था, अगर इंजन से इतनी ज्यादा गति कम करना संभव नहीं तो बुध की कक्षा में पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब था ग्रेविटी असिस्ट। अब तक हम केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें दूसरे ग्रहों की मदद लेनी थी। नासा के मैसेंजर मिशन ने यही किया। यह अंतरिक्ष यान 2004 में लॉन्च हुआ और बुध तक पहुंचने में उसे लगभग 6 साल 6 महीने लगे। इतना लंबा समय इसलिए क्योंकि उसने सीधे बुध की ओर उड़ान नहीं भरी। सबसे पहले उसका लक्ष्य था शुक्र ग्रह, वीनस। योजना यह थी कि अंतरिक्ष यान सूर्य की ओर गिरते हुए शुक्र के बेहद करीब से गुजरे। जब वो शुक्र के पास पहुंचे तो शुक्र का गुरुत्वाकर्षण उसकी दिशा को थोड़ा मोड़ दे। इसी तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। यानी जहां सामान्यतः इंजन को काम करना पड़ता, वहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खुद अंतरिक्ष यान को नई दिशा दे देता है। इससे ईंधन की बड़ी बचत होती है। पहली बार शुक्र के पास से गुजरने पर उसका गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष यान की कक्षा को थोड़ा बदल देता है। अब यान फिर से सूर्य की परिक्रमा करता है और कुछ समय बाद दोबारा शुक्र के पास पहुंचता है। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब से गुजरता है, सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। इतनी नजदीकी से शुक्र का गुरुत्वाकर्षण उसकी दिशा को और ज्यादा मोड़ देता है। अब अंतरिक्ष यान पहली बार बुध के पास पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैसेंजर ने बुध के पास से केवल एक बार नहीं, 3 बार उड़ान भरी। हर बार बुध का गुरुत्वाकर्षण उसकी कक्षा को थोड़ा थोड़ा बदलता गया। हर चक्कर के बाद उसकी गति और दिशा बुध की कक्षा से बेहतर मेल खाने लगी। आखिरकार तीसरी ग्रेविटी असिस्ट के बाद अंतरिक्ष यान सही स्थिति में पहुंच गया। अच्छी बात यह है कि सौर मंडल की हर यात्रा बुध जितनी कठिन नहीं होती। अगर हम शुक्र की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और वहां तक पहुंचने का सफर भी सबसे छोटा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यात्रा आसान होगी। पृथ्वी की कक्षा छोड़ने के बाद हमें फिर से सूर्य की ओर बढ़ना होगा।
इसके लिए हम अपने मुख्य इंजन चलाकर अपनी कक्षीय गति थोड़ी कम करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर गिरना शुरू कर देते हैं। इस बार सब कुछ बहुत तेजी से होता है। लगभग 4 महीने में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमें शुक्र की कक्षा तक पहुंचा देता है। लेकिन यहां भी बुध जैसी एक समस्या सामने आती है। हम शुक्र के पास पहुंचते पहुंचते इतनी तेज गति से चल रहे होते हैं कि अगर कुछ न किया जाए तो हम उसके सामने से सीधे निकल जाएंगे। फर्क बस इतना है कि इस बार हमारे पास एक बड़ा फायदा है। पहला, शुक्र बुध से कहीं बड़ा ग्रह है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी लगभग 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। वो हमारे अंतरिक्ष यान की दिशा को ज्यादा प्रभावी ढंग से मोड़ सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, शुक्र का घना वायुमंडल। शुक्र का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक घना है। अगर हमारा अंतरिक्ष यान बहुत सावधानी से उसके ऊपरी वायुमंडल को हल्का सा छूते हुए गुजरे तो हवा का घर्षण अपने आप उसकी गति कम करने लगेगा। इस तकनीक को एरो ब्रेकिंग कहा जाता है, यानी बिना अतिरिक्त ईंधन खर्च किए ग्रह का वातावरण ही हमारे लिए प्राकृतिक ब्रेक का काम करता है। अब जब घने वायुमंडल का घर्षण, शुक्र का गुरुत्वाकर्षण और हमारे इंजन की आखिरी ब्रेकिंग तीनों मिलकर काम करते हैं तो अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से शुक्र की कक्षा में प्रवेश कर जाता है और पूरी यात्रा पृथ्वी छोड़ने के 5 महीने से भी कम समय में पूरी हो जाती है। अब अगला लक्ष्य है मंगल ग्रह। लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब हमें सूर्य की ओर नहीं बल्कि उससे दूर जाना होगा। यानी अब हमें गुरुत्वाकर्षण की ढलान से नीचे नहीं गिरना बल्कि उसी ढलान पर ऊपर चढ़ना होगा। अब तक हम सूर्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब पहली बार हमें सूर्य से दूर जाना है। यानी अब हमें गुरुत्वाकर्षण की ढलान से नीचे नहीं बल्कि ऊपर चढ़ना होगा। इसके लिए हमारे अंतरिक्ष यान को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। पिछले लगभग 40 वर्षों में दर्जनों अंतरिक्ष यान मंगल की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने वहां पहुंचने का सबसे भरोसेमंद तरीका विकसित कर लिया है। इसे कहते हैं हो हमान ट्रांसफर ऑर्बिट। इस तकनीक में हम किसी भी समय लॉन्च नहीं करते। हम उस खास पल का इंतजार करते हैं जब पृथ्वी और मंगल सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति में हो जहां दोनों के बीच की दूरी सबसे कम हो। ऐसा मौका लगभग हर 2 साल में केवल एक बार आता है। जैसे ही ये लॉन्च विंडो खुलती है, हम अपना अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना करते हैं और उसकी गति पृथ्वी से बस थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। बस इतनी सी अतिरिक्त रफ्तार उसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर ऊपर चढ़ाने के लिए काफी होती है। सुनने में लगता है कि अगर हम और तेज उड़ें तो मंगल जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष में तेज होना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता, क्योंकि मंगल पृथ्वी से सूर्य की ओर ज्यादा दूर है। इसलिए वो सूर्य की परिक्रमा काफी धीमी गति से करता है। जहां पृथ्वी लगभग 1,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही होती है, वहीं मंगल की कक्षा में पहुंचते पहुंचते हमें अपनी गति घटाकर लगभग 86,000 किलोमीटर प्रति घंटा करनी पड़ती है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। बुध की तरह रास्ते में कोई ग्रह नहीं जो ग्रेविटी असिस्ट दे सके, और शुक्र की तरह कोई घना वायुमंडल भी नहीं जो हमारी गति कम कर दे। ऊपर से मंगल का गुरुत्वाकर्षण भी काफी कमजोर है, इसलिए वहां पहुंचने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारे अंतरिक्ष यान के इंजनों पर होती है। उन्हें पर्याप्त ईंधन जलाकर गति इतनी कम करनी पड़ती है कि मंगल का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी कक्षा में पकड़ सके। इसी वजह से मंगल तक की यात्रा में लगभग 8 महीने लगते हैं। हम चाहे तो इससे कहीं तेज पहुंच सकते हैं, लेकिन तब मंगल के पास रुकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब हम सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह की ओर बढ़ेंगे, बृहस्पति, और यहीं से अंतरिक्ष यात्रा सच में रोमांचक होने वाली है। अब हम पहली बार सौर मंडल के गहरे बाहरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है बृहस्पति। ये ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 5 गुना अधिक दूर है, इसलिए ये सफर भी काफी लंबा होने वाला है।
मंगल की तरह हम सीधे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं पहुंच सकते। इस बार हमें फिर से ग्रेविटी असिस्ट की मदद लेनी होगी, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग है। बुध की यात्रा में हमने शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल सूर्य की ओर गिरने के लिए किया था। अब उसी शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल खुद को सौर मंडल के बाहरी हिस्से की ओर उछालने के लिए करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गुलेल किसी पत्थर को दूर तक फेंक देती है। शुक्र हमें सही दिशा में मोड़ देगा और फिर हम सीधे बृहस्पति की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन रास्ते में हमारी पहली चुनौती इंतजार कर रही है, क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये मंगल और बृहस्पति के बीच फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र है, जहां लाखों चट्टानी पिंड मौजूद हैं। कुछ रेत के कण जितने छोटे तो कुछ छोटे चंद्रमा जितने बड़े। अगर इतनी तेज रफ्तार से उड़ता हुआ हमारा अंतरिक्ष यान इनमें से किसी एक से भी टकरा जाए तो उसका बचना लगभग असंभव होगा। साइंस फिक्शन फिल्मों में इसे बहुत खतरनाक दिखाया जाता है, जहां हर तरफ उड़ती हुई चट्टानें दिखाई देती हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से इतने दूर दूर फैले हुए हैं कि आप सैकड़ों बार इस पूरे क्षेत्र को पार कर सकते हैं और फिर भी किसी एक से टकराने की संभावना बेहद कम रहती है। यानी एस्टेरॉयड बेल्ट सुनने में जितना डरावना लगता है, असल में उतना नहीं है। लेकिन असली चुनौती अब सामने आने वाली है, खुद बृहस्पति। ये ग्रह इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। यानी इसका गुरुत्वाकर्षण भी बेहद शक्तिशाली है। जैसे जैसे हम इसके करीब पहुंचते हैं, ये हमें अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। अब तक हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अब हम बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर नीचे गिरने लगते हैं। इससे हमारी गति और भी बढ़ जाती है। यही हमें जल्दी पहुंचने में मदद भी करती है और सबसे बड़ी मुश्किल भी पैदा करती है, क्योंकि अब फिर से वही पुराना सवाल सामने है, इतनी तेज रफ्तार को कम कैसे किया जाए। बुध के पास हम लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गए थे, लेकिन बृहस्पति खुद केवल लगभग 47,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि हमारा अंतरिक्ष यान उससे 5 गुना ज्यादा तेज चल रहा होता है। खुशकिस्मती से बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि हमें अपनी गति पूरी तरह उसके बराबर नहीं लानी पड़ती, बस इतनी कम करनी होती है कि उसका गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी गहरी कक्षा में पकड़ सके। जब नासा का जूनो अंतरिक्ष यान 2016 में बृहस्पति पहुंचा, तो उसे अपनी गति कम करने के लिए लगातार 35 मिनट तक मुख्य इंजन चलाना पड़ा। इतनी लंबी ब्रेकिंग के बाद ही वो सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर सका। पृथ्वी से निकलने, शुक्र की मदद लेने, क्षुद्र ग्रह घेरे को पार करने और आखिरकार बृहस्पति तक पहुंचने में करीब 3 साल का समय लग चुका था। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हम बृहस्पति पर रुके ही नहीं तो क्या होगा? यहीं से सौर मंडल के बाकी ग्रहों का रास्ता खुलता है। अब जरा एक दिलचस्प सवाल सोचिए, अगर हम बृहस्पति के पास पहुंचकर अपनी गति कम ही ना करें तो क्या होगा? जवाब है, यही हमें सौर मंडल के और भी दूर के ग्रहों तक पहुंचने का रास्ता देता है। इस बार बृहस्पति हमारा गंतव्य नहीं, बल्कि एक विशाल ग्रेविटी स्लिंग शॉट बनने वाला है। अगर हम अपनी गति बनाए रखें तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हमें पूरी तरह पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो हमारी दिशा को जरूर मोड़ देगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तेज रफ्तार कार किसी बड़े मोड़ से घूमकर नई दिशा पकड़ ले। हम बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण की ढलान पर नीचे गिरते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और फिर उसी ऊर्जा के साथ दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो अतिरिक्त गति हमें बृहस्पति के पास आते समय मिली थी, वो लगभग वापस खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब हमारी दिशा सीधे शनि की ओर मुड़ चुकी होती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गति नहीं, दूरी है। सौर मंडल के चित्रों में बृहस्पति और शनि एक दूसरे के काफी पास दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में शनि सूर्य से बृहस्पति की तुलना में लगभग 2 गुनी पर स्थित है। इसलिए हमारा अंतरिक्ष यान कई वर्षों तक
लगातार अंतरिक्ष में सफर करता रहता है। आखिरकार दूर क्षितिज पर शनि के शानदार छल्ले दिखाई देने लगते हैं। शनि आकार में बृहस्पति जितना विशाल दिखता है, लेकिन उसका द्रव्यमान काफी कम है। वास्तव में उसका गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति का लगभग 1/3 ही है। इसका मतलब हमें अपनी गति कम करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ नियंत्रित इंजन बर्न और शनि का गुरुत्वाकर्षण हमारे अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से अपनी कक्षा में कैद कर लेता है। पृथ्वी से शनि तक पहुंचने में करीब 7 साल का समय लग जाता है। अब हमारी नजरें सौर मंडल के और भी दूर बसे ग्रह पर हैं, यूरेनस। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें फिर से वही पुरानी तकनीक अपनानी होगी, ग्रेविटी असिस्ट। इस बार हम सिर्फ बृहस्पति ही नहीं बल्कि शनि के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों ग्रह मिलकर हमारे अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के बाहरी किनारों की ओर धकेल देंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी, बृहस्पति और शनि सभी बिल्कुल सही स्थिति में हों, यानी एक ऐसी दुर्लभ ग्रहों की लाइन जो हमें एक एक करके उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फायदा उठाने दे। नासा के वॉयेजर मिशनों ने 1977 में इसी दुर्लभ ग्रहों की स्थिति का फायदा उठाया था। उस समय सभी बाहरी ग्रह ऐसी जगह पर थे जहां एक ही मिशन लगातार सभी के पास पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी आदर्श ग्रहों की स्थिति अब दोबारा 2152 में बनेगी और तब तक शायद इंसानों के पास इससे कहीं तेज तकनीक मौजूद हो। फिर भी हमारे जीवन काल में उम्मीद खत्म नहीं हुई है। 2031 में एक खास लॉन्च विंडो खुलेगी जिसमें एक अंतरिक्ष यान पहले शुक्र फिर पृथ्वी और उसके बाद ग्रेविटी असिस्ट लेते हुए करीब 13 साल में यूरेनस तक पहुंच सकता है। यह समय लंबा जरूर है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर यह काफी प्रभावशाली माना जाता है। अब हमारी यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अगला ग्रह है नेपच्यून, नक्षत्र नेपट्यून। इसे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक दूर है और बृहस्पति से भी करीब 6 गुना ज्यादा दूर। इतनी दूरी पर सूर्य की रोशनी भी बहुत कमजोर हो जाती है। यहाँ दिन का उजाला पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना कम होता है। नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने यूरेनस की ग्रेविटी असिस्ट लेने के बाद लगभग 3 साल और यात्रा की, तब जाकर वह नेपच्यून तक पहुंचा। पूरे मिशन में उसे करीब 12 साल लगे, लेकिन वॉयेजर के पास बहुत शक्तिशाली इंजन नहीं थे। वह लगभग पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण की मदद से ही आगे बढ़ रहा था। अगर हमारे पास ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली अंतरिक्ष यान हो तो ग्रहों की सही स्थिति मिलने पर हम लगभग 15 साल में नेपच्यून की कक्षा तक पहुंच सकते हैं। अब तकनीकी रूप से प्लूटो ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद उसे छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। अब तक सिर्फ एक ही अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन्स सफलतापूर्वक प्लूटो तक पहुंचा है, लेकिन वह प्लूटो की कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद उसके पास अपनी गति कम करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचा था। जब वह प्लूटो तक पहुंचा तब उसकी गति लगभग 83,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि प्लूटो स्वयं सूर्य की परिक्रमा केवल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है, यानी वह बहुत तेज था और प्लूटो उसे पकड़ ही नहीं सकता था। इसलिए न्यू होराइजन्स सिर्फ उसके पास से गुजरता हुआ निकल गया और जितनी तस्वीरें वह वैज्ञानिक जानकारी जुटा सकता था उतनी लेकर आगे बढ़ गया। अगर हमारा लक्ष्य प्लूटो की कक्षा में रुकना भी हो तो हमें लगभग 20 साल का समय लग सकता है। अब जरा पूरे सफर का हिसाब लगाइए। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अगर हम हर एक की कक्षा में जाकर वहां रुकें तो इस पूरी यात्रा में करीब 64 साल लगेंगे। यानी यह ऐसा सफर है जिसे शुरू करने के लिए या तो आपको बहुत कम उम्र में निकलना होगा या फिर सिर्फ अपना सबसे पसंदीदा ग्रह चुनना होगा। लेकिन एक बात तय है, सौरमंडल की यात्रा सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण, समय, गति और ब्रह्मांड के नियमों के साथ तालमेल बिठाने की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर ग्रह तक पहुंचना सिर्फ शक्तिशाली इंजन की बात नहीं, बल्कि सही समय, सही दिशा और सही गणना का परिणाम है। और शायद यही अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात भी है।